तो हम बात कर रहे थे कि जो यहाँ पर लोग जो यहाँ पर रहते थे वो हमेशा एक ही जगह पर फिर उन्होंने मतलब वो सेटल होके नहीं रहे, बल्कि लोगों को मजबूरन एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। और इसमें मैंने जो है आपको बताया कि अब जब जर्नीज इंसान करता है, यानी वो एक जगह से दूसरी जगह जब वो जाता है, तो इसमें उसको बहुत सारे मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता है। यानी उसको डेजर्ट्स में, रिवर्स में, सीज में अपनी जर्नी को, चूंकि हमेशा से वो मैग्नेमाइज्ड रोड नहीं थे, तो इस तरह से पुराने ज़माने के लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हुआ करते थे। और लेकिन लोग जाते थे, और किस वजह से जाते थे? सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि अपने लाइवलीहुड के लिए। यानी कहीं पर अगर नेचुरल डिजास्टर्स आ गई या फ्लड्स आ गए, ड्राउट्स हो गए, तो वो इन चीज़ों से बचने के लिए दूसरी जगह का फिर वो कूच कर जाते थे, दूसरी जगह चले जाते थे। और यही नहीं, बल्कि आर्मीज जो है या जो मुख्तलिफ जो बादशाह थे, नए एरिया को कंकेयर करने के लिए, उसको अपने कब्जे में करने के लिए वो चले जाते थे। और हम जानते हैं कि सेंट्रल एशिया से बहुत सारी फौजें जो है हमलावर होती थी। ये हमने कहानियों में सुना है, सीरियल्स में देखा है। मंगोलों के बारे में तो वो बहुत कुछ जानते हैं। तो वो उन्होंने पूरी दुनिया को एक दफ़ा जो है ताकत ताराज किया था। तो वो कौन थे असल में? ये आर्मीज थी। ये मंगोल से जो चंगेज़ खान निकला था, तो उसने पूरी दुनिया को तहस नहस किया। इसी तरह सिकंदर के बारे में आपने सुना होगा कभी कि वो भी दुनिया को फतह करने निकला था। तो इस तरह से आर्मीज भी आ जाती है। तो इससे भी लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। और इसके अलावा एक और चीज होती है, दैट इज मर्चेंट्स, जो पुराने जमाने के सौदागर हुआ था। मर्चेंट का मतलब दुकानदार नहीं होता है जो आज का है। मर्चेंट जो उस जमाने में होते थे, वो क्या होते थे? वो असल में एक जगह से अपना माल खरीदते थे और उसके बाद जो है वो दूसरी जगह पहुंच जाते थे। दूसरी जगह पर उस माल को वो क्या करते थे? वो बेचते थे। समझ रहे हैं? तो उनके पास कारवान होती थी और वो अपने गुड्स को या तो कारवान के जरिए थे या शिप्स के जरिए थे से वो एक जगह से दूसरी जगह पर अपने वैल्यूबल गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह लाते हुए ले जाते थे। क्लियर बात समझ आई? तो ये भी एक जगह से दूसरी जगह जाने का एक जरिया बनते थे। इसके अलावा बहुत सारे रिलीजियस टीचर्स पुराने जमाने में वो अपनी मजहबी अकायद को दूसरी जगह पहुंचाने के लिए वो चले जाते थे और वो फिर गांव गांव, शहर शहर वो जाते थे और लोगों के लिए रुकते थे वहां पर, उनको कुछ इंस्ट्रक्शंस मजहब के बारे में या कुछ एडवाइसेस, नसीहतें वसीहतें करने के लिए। तो उनका तरीका वही डिडैक्टिक तरीका होता था कि मतलब वो नसीहाना कुछ बातें लोगों से करे, और जो आमतौर पर उनको लगता है कि ये बात नहीं होनी चाहिए थी इंसानी माशरे में, उसकी तबलीग करते थे। तो ये रिलीजियस टीचर्स का भी एक कंट्रीब्यूशन है। और इसके अलावा जो है कुछ लोग जो है वो एडवेंचर के लिए भी जाते हैं, देखने के लिए। सिंदबाद की कहानी आपने सुनी होगी, तो वो एडवेंचर के लिए भी जाता था, हालांकि वो सेलर भी था, लेकिन इसके अलावा वो नई नई जगहों को देखने की गर्ज से भी जाता था। उसकी एक जिज्ञासा होती है कुछ लोगों की, तो वो जाते हैं, पहाड़ों पर चले जाते हैं लोग, समंदरों के नीचे चले जाते हैं लोग। तो ये एडवेंचर कहलाता। और पुराने जमाने में भी लोग हमारी तरह इंसान थे, उनके यहां भी वो एडवेंचर को वो चाहते थे कि नई 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 जमीनों को हम डिस्कवर करें और एक्साइटिंग प्लेसेस पर जाएं। और पुराने जमाने में लोग कहानियां बहुत गढ़ते थे अजीब अजीब। वो कहते थे कि फलानी जगह पर सोने का आइलैंड है, फलानी जगह पर जिन्नू का आइलैंड है, फलानी। तो इस तरह की बातें आज भी हम सुनते हैं, समझ रहे हैं? तो इस वजह से लोग एक्साइट होके उन जगहों की तरफ कूच कर जाते थे और रास्ते में उनको बहुत सारी नई प्लेसेस मिलती थी और वहां पर वो अपने, जहां से वो जिस एरिया से आते थे, अपने आइडियाज लाते थे और लोगों के बीच में जो इंटरेक्शन होता था, इसके जरिए से जो शेयरिंग ऑफ आइडियाज होती थी, वो बहुत हद तक इंसानी माशरे की डेवलपमेंट के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो गई बाद में। समझ रहे हैं? जो आज हम दुनिया को देखते हैं उसमें काफी ज्यादा तब्दीली हो गई। अब यहां पर आपके बुक में एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हाई डू पीपल ट्रैवल नाउअडेज? हमने तो पुरानी बात की, पुराने जमाने में क्यों, तो क्या आप बता सकती हैं कि आज क्यों लोग जाते हैं? वेरी गुड। तो ये भी है, एडवेंचर के लिए भी लोग जाते हैं, लेकिन आमतौर पर जब हम आज जाते हैं तो आमतौर पर स्टडी के लिए जाते हैं, जॉब के लिए जाते हैं ना। और इसी तरह टूरिज्म,
बहुत बड़ा ही इंपॉर्टेंट जो है, उसमें आपकी जो बात वो भी आएगी। इसके अलावा पिलग्रिमेज भी एक और मसला है कि लोग एक जगह से दूसरी जगह जो है यात्रा के लिए जाते हैं या हज के लिए जाते हैं, जैसे मुसलमान जाते हैं, तो ईसाई वेटिकन जाते हैं, समझ रहे हैं, और इसी तरह मुसलमान जो है मक्के जाते हैं, और दुनिया के बहुत सारे लोगों के लिए कुछ रिलीजियस प्लेसेस हैं तो वो वहां पर जाते हैं, इनको हम पिलग्रिमेज, तो ये आज के रीजन है आमतौर पर, तो ये आमतौर पर देखा जाता है। और कुछ लोग जो है जंगज़दा इलाकों से भागने के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह हिजरत कर जाते हैं, ये भी मसला है, और आज की दुनिया में भी ये जो है ये चीज़ हो रही है। और अब अगर आप फिर मैप को देखेंगे तो हिल्स, माउंटेन्स और सीज को आप देखेंगे, ये एक तरह से हमारे इस पूरे के पूरे इस जो सब कॉन्टिनेंट की बैरियर है। ये हमने ज्योग्राफी में हमने पढ़ा है कि ये तो एक तो है जिसको हम कहते हैं कि हमारा फिजिकल एक तरह से हमारी एक प्रोटेक्शन है कि यहाँ से लोग बाहर से ज़्यादा मिकदार में नहीं आ सकते थे उस ज़माने में, लेकिन यहाँ से भी लोग नहीं बाहर जाते थे ज़्यादातर, क्योंकि मुश्किल होता था इन जगहों को क्रॉस करना, इन जगहों को पार करना, समझ रहे हैं। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये नेचुरल फ्रंटियर यानी कुदरती सरहद के तौर से ये काम करते थे उस ज़माने में, और लोग जो उस साइड थे वो उसी साइड रहते थे, और जो इस साइड इनके थे वो इसी साइड रहते थे। ये दरिया भी इसी तरह होते थे, समंदर भी इसी तरह होते थे पुराने ज़माने में। ये बिल्कुल सरहदों का काम करते थे लोगों के लिए, और ख़ासकर इस हमारे सब कॉन्टिनेंट में ऐसा हुआ है। और चूंकि इनको फ्रंटियर्स को क्रॉस करना, नेचुरल जो ये सरहदें थी इनको क्रॉस करना, और आज भी जब हम सरहद का लफ्ज़ उर्दू में बोलते हैं तो हमें सरहद का लफ्ज़ के साथ हमें पहाड़ का तस्वुर आता है, हालांकि ये इसका मतलब सरहद का मतलब ये नहीं होता है समझ रहे हैं। यही वजह है क्योंकि पुराने ज़माने से लोग इसको सरहद ही समझते हैं। कहीं पर बॉर्डर है तो बॉर्डर का मतलब होता है कि इसका मतलब पहाड़ होगा, समझ रहे हैं, हालांकि बॉर्डर का ये मतलब नहीं होता है। तो हु वांटेड टू गो टू क्रॉस दीज प्लेसेस, तो उनको काफ़ी इन पहाड़ों को क्रॉस करके ही जाना पड़ता था, या इन समंदरों को क्रॉस करके ही जाना पड़ता था, ये आसान नहीं था। और चूंकि उस जमाने में भी ये हमने पहले भी पढ़ा, उस जमाने में भी लोग आते रहे, यहां से भी लोग जाते रहे, तो इसमें कोई मतलब मूवमेंट रुकी नहीं। हालांकि एक कम लेवल पर थी, बहुत ज्यादा लोग नहीं जाते थे, लेकिन इन मूवमेंट से क्या हुआ, इट एनरिचड द कल्चरल ट्रेडिशंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हुआ क्या, अगर इतने फ्रंटियर्स, इतनी खतरनाक सरहदें थी, लेकिन इसके बावजूद लोग रुके नहीं, इन चीजों के सामने झुके नहीं, वो चले गए एक जगह से दूसरी जगह, उन्होंने ट्रैवल किया। तो जब उन्होंने ट्रैवल किया तो इससे हुआ क्या, जब वो दूसरे इलाके में गए तो वहां पर कल्चरल ट्रेडिशन जो है वो एनरिच हो गए, उनमें जो उनकी तहजीब जो है वो अब डेवलप हो गई, उनमें तरक्की आ गई, नई चीज़ें उनमें दाखिल हो गई, नए लोगों के साथ हमने नए आइडियाज़ को शेयर किया, नए वेज ऑफ लाइफ। मिसाल के तौर पर पुराने ज़माने में कार्विंग, स्टोन कार्विंग जो थी वो बहुत बड़ा चीज़ मानी जाती थी। स्टोर का एक जगह एक तरीके से होता है, दूसरी जगह दूसरे तरीके से होता है। तो अब वो शख्स जो अपने इलाके का वो जानता है तो वो दूसरे इलाके में चला गया, तो उन्होंने वहां पर वो सिखाया, समझ रहे हैं। तो इससे स्किल्स जो है, नए स्किल्स डेवलप हो गए, और म्यूजिक के अलग अलग चीजें जो है, अलग अलग वो उनके तरीके जो है वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग होते हैं। तो जब वो लोग आ गए तो अब अगर वो म्यूजिक जानते थे तो उन्होंने दूसरे इलाके को वो सिखाया, समझ रहे हैं। इसी तरह डांस के तरीके, कुकिंग, फूड या सेवरल अदर थिंग्स। तो ये हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स की कहानी है जिसमें ये नई नई चीजें डेवलप हो गई। और जो आज अब हम सोचते हैं कि ये शायद इस तरह हमेशा से था, तो अब हमें दिमाग में आ रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं था, ये कब कहीं पर हुआ है, तब जाके यहां ये पहुंचा है। अब एक और बात इसमें यह है कि पुरानी जगहों के हम नाम किस तरह से लिखते हैं, ये भी आपको आपकी बुक में है कि नाम कैसे हम लिखेंगे। जैसे हम इंडिया को इंडिया क्यों कहते हैं, या इंडिया को हम भारत क्यों कहते हैं, ये दो नाम हमारे दिमाग में आजकल आते हैं। तो ये, या इसको हिंदुस्तान भी, एक लफ्ज़ जो है हिंदुस्तान भी हम इसको इसका नाम कहते हैं। तो अगर हम देखेंगे जो इंडिया जो है, इंडिया का नाम जो है, इसको अगर हम संस्कृत से देखेंगे तो वो इस दरियाई जो इंडस रिवर जो है इसको सिंधु कहते थे। संस्कृत में इसको क्या कहते थे, सिंधु। उसी से हिंदू, उसी से इंद, उसी से इंडो, ये सारे अल्फाज बन गए, और उसी से हिंद,
अरबों ने बनाया, ये सारे के सारे अल्फाज हम देखते हैं। तो अगर आप देखेंगे कि जो मैप की हमारे पास बुक पड़ी हुई है, अगर आप उसको देखोगे तो उसमें आप ईरान और ग्रीस को देखेंगे, यूनान और ईरान को अगर आप देखेंगे मैप में, तो यही ईरानी और यही यूनानी जो है ये हमारे इलाके में उस जमाने में आ जाते थे। पुराने जमाने में उनकी जुबानें अलग थी, और जब वो यहां आए तकरीबन उस जमाने में ये 2500 साल पहले यहां आ गए। यानी उनके कॉन्टैक्ट्स के बारे में हिस्टोरिक जो हमारी वो एविडेंस मिलती है, शहादतें मिलती हैं कि कब ये आए थे ये लोग, तो तकरीबन आज से 2500 साल पहले। तो जब वो यहां आए थे तो उस जमाने में ये इस इंडस के इलाके से ये फेमिलियर थे, ये इसको जानते थे इस इलाके को, क्योंकि उनका सरहद जो है इसी एरिया से आता था, समझ रहे हैं। तो उनको यहीं से इसी इंडस को क्रॉस करके उनको आ जाना पड़ता था इस पार, जैसे मैंने अभी बताया, तो उनको इस पार इसी वजह से आना पड़ता था। तो लिहाजा इसको वो हिंदोस या इंडोस कहते थे अपनी जुबान में, या तो हिंदोस या फिर इंडोस कहते थे। और इसके ईस्ट की तरफ, यानी जो ये रिवर इंडस है, इसका ईस्ट इस तरफ आता है। राइट साइड में हमेशा मैप के क्या आता है, ईस्ट आता है। तो मैं आपके राइट साइड की बात कर रहा हूं, मेरे तो ये लेफ्ट साइड में आता है क्योंकि मैंने मैप को आपकी तरफ रखा है। तो ये ईस्ट की तरफ जो इलाका है, इसको वो इंडिया कहते थे, और इसको इंडोस या सिंधु, जो दरियाई सिंध है, इसको इंडोस कहते थे या हिंदोस कहते थे, और इसी को संस्कृत में सिंधो कहते थे, और इसी को आज हम दरियाई सिंध कहते हैं उर्दू में, समझ रहे हैं। तो ये सिंध की जो नदी थी, इसको जब वो क्रॉस करके आ जाती तो इसके ईस्ट में जो भी इलाका आता है वो क्या आता है, वो इंडिया पूरा आता है। तो पूरी के पूरी इंडिया को इंडिया कहते थे। अब बात आ गई कि ये हो गया इंडिया का ओरिजिन कहां से आया, तो असल में ये ज्योग्राफिकल नाम है, असल में ये। अब भारत जो दूसरी तरफ से है, दीज आर द पीपल हु लिव्ड हियर, उनका नाम था, उनको भारत उनको कहते थे। और ये वो लोग थे जो नॉर्थ वेस्ट में रहते थे, और इनका नाम मिलता है हमें ऋग्वेद से। जो मैंने इंट्रोडक्टरी लेसन में आपको बताया था कि जो ऋग्वेद हमारा है, इंडिया में जो 4 वेद है, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और ऋग्वेद, ये 4 वेद जो हमारे पास है, सबसे एंशिएंट, इसमें अर्लीस्ट जो कंपोजिशन है वो ऋग्वेद की है। किसकी? और ये तकरीबन आज से 3,500 साल पहले। कब? 3,500 साल पहले। और हम देखते हैं कि 2,500 साल पहले जो है वो ईरानी यहां आए थे या ग्रीक यूनानी यहां आए थे, लेकिन उससे पहले ही ऋग्वेद में मेंशन है भारतों का। भारत ये लोगों की एक वो थी, रेस थी, उनको भारत कहते थे। तो जिस इलाके में ये रहते थे, ये इलाका जो है भारत कहलाया, समझ रहे हैं। और वो इसी सेंट्रल इंडिया के आसपास रहते थे, तो इस वजह से इस एरिया को क्या कहते हैं, भारत भी कहते थे। तो ये 2 टर्म्स है जो हमने देखी है इसमें से। क्योंकि जब हम देखते हैं कि पुराने ज़माने की जो हमारे पास जो चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, जो हमने देखा कि इंट्रोडक्टरी लेसन का मैं हवाला इसलिए बार बार देखता हूं ताकि आपको वो दिमाग में आ जाए कि हम किस तरह से पास्ट के बारे में हमने जो ये सारी बातें बताई, ये लाई कहाँ से हमने, किस तरह से हमने ये निकाली। अब ये मसला है ना, तो ये कैसे हम कर सकते हैं। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि सबसे पहले हम बुक्स की तलाश करते हैं कि अगर हमें कहीं पर कोई रिटन रिकॉर्ड मिलता है जो बहुत पुराने ज़माने में किताबें लिखी गई, हम उनको देखने की कोशिश करते हैं। और मैंने आपको बताया ये बुक्स जो है मैन्युस्क्रिप्ट्स कहलाते हैं। क्या कहते हैं? और ये लेटिन लफ्ज़ मनु से निकला है। मनु का मतलब होता है हैंड, यानी जिसके हाथ होते हैं। और आपको हैरानी होगी, मैं इन बातों पर कभी कभी गौर करता हूं, तो आपको हैरानी होगी कि संस्कृत में मानव बोलते हैं इंसान को। क्या बोलते हैं? मानव बोलते हैं इंसान को। और लातीनी जुबान में मानव बोलते हैं हाथों को। मानव बोलते हैं हाथों को। कुछ दिखता है इसमें आपको? यानी अगर आप पूरी कायनात में देखोगे, जानवरों में वाहिद एक चीज है जो हाथों का इस्तेमाल करे, जिसके पास हाथ होते हैं। वो 4 पैरों पर नहीं बल्कि 2 पैरों और 2 हाथों से काम करता है। दैट इज मानव। समझ रहे हैं? तो ये इस तरह से भी है। जब हम हिस्ट्री में जाते हैं और पूरी तरह से अगर लैंग्वेज पर भी अगर अच्छी तरह से दस्तरस हो, तो बहुत सारी नई चीजें भी इंसान खुद से दरियाफ्त कर सकता है।
आई डोंट से कि मतलब मेरी ये खोज जो है ये कोई फैक्ट है, या मतलब मुझे ये लगता है कि जो हमारे पुराने जो पूर्वज थे जो संस्कृत का जानते थे, शायद वो मानव इंसान को इसीलिए कहते थे क्योंकि वो बाकी जानदारों से इस वजह से मुमताज था कि वो हाथ का इस्तेमाल करता था, और लातीनी लोग हाथों को मानव कहते थे। गॉट इट? पॉइंट समझ आया? तो इसको भी आप दिमाग में रखोगी। ये चीजें खुद ब खुद फिर आ जाती है जब इंसान बहुत सारा पढ़ता है हिस्ट्री के बारे में, काफी चीजें समझ में आ जाती है। और मैंने आपको बताया कि ये मानवशिल्प जो होते थे ये पाम लीफ पर या फिर बर्च बाग पर होते थे, और उनका मैंने कल परसों मैंने आपको वो तालापत्रा या भोजपत्रा कहलाते थे। तो ये हिमालय में ये दरख्त उगता है, ये बर्च का दरख्त जो है आज भी यहाँ पर भी बहुत कम पाया जाता है, लेकिन कश्मीर में अभी भी, हिमालय के पहाड़ों में अभी भी ये पाया जाता है। और चूंकि ये मानवशिल्प जो होते थे ये नेचुरल चीज़ें हैं, मतलब वो चाहे बर्च बाग हम ले या पाम लीफ हम ले, इसको ज़माने के साथ साथ इसको इंसेक्ट्स भी खाते हैं, समझ रहे हैं? यानी गल सड़ जाता है तो दे हैव डिस्ट्रॉयड लॉट ऑफ मानवशिल्प्स। हमें मान के चलना है कि जितने भी मानवशिल्प्स लिखे गए हैं वो सारे हमारे पास नहीं है, कम के सच है, बहुत कलील तादाद में हमारे पास है, और लेकिन मेनी हैव सर्वाइव्ड। और जिन्होंने सर्वाइव किया है उन्होंने कहां पर सर्वाइव किया है? पुराने टेंपल्स में, मोनेस्ट्रीज में लोग इनको रखते थे, क्योंकि हमेशा रिलीजियस प्लेस ने तालीम की जगह का वो लिया है हमेशा पोजीशन। और पुराने जमाने में असल में रिलीजियस प्लेसेस हुआ ही करती थी, एक तरह की यूनिवर्सिटीज या स्कूल, समझ रहे हैं? तो आज हमने इसको अलग तरीके से बना लिया है, लेकिन ज्यादातर पुराने जमाने में जो भी हमें पुराने रिकॉर्ड्स मानवशिल्प्स मिलते हैं वो पुराने टेंपल से या मोनेस्ट्री से मिलते हैं, बहुत पुराने टेंपल से। और इनमें मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स की बात की जाती है, यानी उस जमाने में रिलीजियस बिलीफ्स क्या हुआ करते थे, लोगों की जो आम रिलीजियस प्रैक्टिसेस होती थी, या बादशाहों की जिंदगी कैसे हुआ करती थी, ये सारी चीजें हमें उस जमाने में मेडिसिन, साइंस या बाकी जो बहुत सारी चीजें हैं उनके बारे में इन मानवशिल्प से हमें जो है पता चलता है। क्योंकि हमने अभी बात की कि हमने ये पढ़ा वो मिला कहां से? हमने ज्यादातर मानवशिल्प से मिला हमें। और इसके अलावा इनके अलावा हमें मानवशिल्प के अलावा इन मानवशिल्प की शक्ल में ही हमें पुराने जमाने के एपिक्स, इतिहास मिलते हैं, दास्तानें मिलती है, पोम्स मिलती हैं, प्लेज मिलती है, उससे भी काफी पता चलता है। लोगों ने अपने हिसाब से पोम्स लिखी हैं उस जमाने में, तो उनको जब हम पढ़ते हैं, जैसे ऋग्वेद जो है ये एक मजहबी किताब है लेकिन उसमें भारत का नाम है, समझ आई बात? तो ये सारी चीजें जो है इनमें लिखा हुआ है। और जो यहां पर इंडिया की जब हम बात करेंगे तो हमारी जो रिटन रिकॉर्ड्स, मानवस्क्रिप्ट जो हमें मिलते हैं वो हमें 3 जुबानों में मिलते हैं। कितनी जुबान में? एक है बेसिक, जो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जुबान जो बोली जाती थी, दैट इज संस्कृत। और हमेशा याद रखना, ये मेरी बात आप हमेशा याद रखना कि अगर कोई शख्स इंडियन हिस्ट्री के बारे में जानना चाहेगा उसको संस्कृत पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है, उसको संस्कृत समझ आना चाहिए, समझ रही है? उसके बाद एक और लैंग्वेज जो उसके लिए काफी जरूरी होती है अपनी मादरी जुबान के साथ साथ, उसको प्राकृत। प्राकृत का मतलब होता है वो लैंग्वेजेस जो आमतौर पर उस जमाने में लोग संस्कृत के अलावा, क्योंकि संस्कृत समझी जाती थी ये लिटरेट बड़े लोग जो हैं, पढ़े लिखे बड़े लोग, उनकी जुबान मानी जाती थी। और जो आम लोग होते थे उनकी जुबान को प्राकृत कहते थे। क्या कहते थे? वो संस्कृत से मुतासिर होकर जो बाकी जुबानें डेवलप हो गई उनको प्राकृत बोलते हैं। उसके बाद साउथ इंडिया की एक और लैंग्वेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है तमिल। इन 3 जबानों में हमें मानवशिल्प मिलते हैं। बात समझ आई? उसके बाद आता है, दूसरा नंबर आता है इनस्क्रिप्शन का। वो मैंने बताया था ना उस दिन, तो इनस्क्रिप्शन का दूसरा नंबर आता है। ये वो राइटिंग है जो हार्ड सरफेस पर होती है, ये लीफ पर नहीं होती है। और अब ये हार्ड सरफेस क्या हो सकती है? ये स्टोन टैबलेट हो सकता है, ये मेटल टैबलेट हो सकता है, या फिर ये क्ले टैबलेट हो सकता है। इन पर ये बनाया जाता था और अक्सर बेशतर ये इनस्क्राइब्ड मिलते हैं हमें। क्यों ये इनस्क्रिप्शन क्यों मिलते हैं? क्योंकि पुराने जमाने के बादशाह जो हुआ करते थे वो अपने ऑर्डर्स को इन्हीं पट्टों पर लिखते थे। हम आज भी कश्मीरी में बात करते हैं कि बिनिमय त्राविस पट्टिस पर लिखित। जब हम किसी को कहते हैं कि मैं आपसे ये माहिदा करता हूं और मैं इस माहिदे पर हमेशा, जब मैं कमिटमेंट दिखाता हूं, तो हम कश्मीरी में एक फ्रेज इस्तेमाल करते हैं कि बिनिमय त्राविस पट्टिस पर लिखित। मतलब क्या होता है कि फिर वो खत्म ही नहीं होगा कभी, समझ रहे हैं? तो यहां पर बादशाहों का सोच भी इसी लिहाज से थे, इसी एतबार से वो सोचते थे कि
ये चीजें फिर हमेशा पढ़ी जाएंगी। हालांकि उन्होंने अपने घर से बनाई होती थी, लेकिन हमारे लिए वो क्यों इंपॉर्टेंट हो गए? क्योंकि जब हमने हिस्ट्री पढ़नी शुरू कर दी तो ये इंपॉर्टेंट बन गई, एक बड़ा रिसोर्स हमारे लिए बना। और दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट रिसोर्स है ये। और उन्होंने लोगों के लिए डायरेक्शंस इनमें लिखी है, और उससे भी हमें पता चलता है कि उस जमाने में बादशाह क्या चाहता था, लोग किस तरह से उसकी बात को माने, किस तरह से उसकी बात को तस्लीम करें। और इन इनस्क्रिप्शंस को आम तौर पर आम लोग नहीं बना सकते हैं। पता है क्यों? क्योंकि ये आसान नहीं था, ये काफ़ी बड़ा एक टेक्निकल मामला था। इसमें का बहुत ज़्यादा, जिसको हम कह सकते हैं कि स्किल, वो लोगों की ज़रूरत होती थी। तो आम लोग तो बेचारे खाने पीने से ही उनको फुर्सत नहीं मिलती थी, अपना लाइवलीहुड कमाने में से ही उनको नहीं मिलती थी। लेकिन बादशाह या जो उनकी मलिकाएं हुआ करती थी, राजा और रानी जिनको हम कहते हैं, वो रिकॉर्ड करते थे अपनी आम डे टू डे लाइफ भी बहुत सारे लोगों ने इनमें लिखी है, और अपने ऑर्डर्स जो उन्होंने अपने उस सब्जेक्ट्स के लिए लिखवाए थे वो इनमें मिलते हैं। और इसके अलावा वो काफ़ी ज़्यादा होते थे, जिसको हम कहते हैं कि वो खुशामदी बहुत ज़्यादा होते थे, और अपनी तारीफ़ों में वो लिखवाते थे बैटल्स जो उन्होंने लड़ी थी और जीती थी, उनके बारे में इन टैबलेट्स पर लिखवाते थे, ताकि हमेशा रहे, मेरा नाम हमेशा रहे। और हम जानते हैं कि इंडिया में एक बहुत बड़ा बादशाह गुजरा है जिसको अशोका कहते हैं। उसके पिलर्स आज भी हमें मिलते हैं। सारनाथ में जो पिलर है, और हमारी जो इंडिया की जो सील है तो वो भी असल में एक वही उन्हीं पिलर्स में से एक है, और उस पर भी बहुत सारी बातें लिखी हुई है। समझ रहे हैं? तो ये सारी चीज़ें हमें मिलती है। और अब अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि मानव स्क्रिप्ट को दिमाग में रख के आप मुझे बताइए कि इन इनस्क्रिप्शंस का क्या एडवांटेज है? ये खराब नहीं होते हैं, ये एवरलास्टिंग है। वेरी गुड। तो ये आपके उसमें बुक में भी ये सवाल उसने उठाया है कि अब अगर आपने ये पढ़ा तो आप मुझे ये बताइए। इसीलिए मैंने भी आपसे ये सवाल पूछा। इसका एडवांटेज है कि ये हार्ड सरफेस पर होता है, और ये हार्ड सरफेस बाकी रहती है बहुत टाइम के लिए। ठीक है? लेकिन अब मसला इसमें चलिए एक और सवाल मैं आपसे पूछता कि इसमें मुश्किलात क्या थे? लिखना आसान नहीं था, क्योंकि इसमें एनग्रेविंग करनी पड़ती थी, तो एनग्रेव करना आसान नहीं होता, इसके लिए प्रोफेशनल लोगों की जरूरत होती थी। लिहाजा बहुत सारे और भी चीजें जो पुराने जमाने की हमें जो हमें मदद करती है, जो आर्कियोलॉजिस्ट हमें देते हैं, जिनको मैंने आर्टिफैक्ट्स कहा है, तो वो आर्टिफैक्ट्स हमें आर्कियोलॉजिस्ट देते हैं। ये आर्कियोलॉजी होती क्या है? आर्कियोलॉजी क्या होती है? आर्कियोलॉजी, ये बात आप बार बार सुनेगी हिस्ट्री में। आर्कियोलॉजी इट इज अ स्टोरी और स्टडी ऑफ रिमेन्स ऑफ द एंशिएंट थिंग्स, बिल्डिंग्स जिनमें है, स्टोन्स हैं, ब्रिक्स है, पेंटिंग्स हैं, मानव स्क्रिप्ट्स है, जो भी है उसकी स्टडी जब हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं उसको आर्कियोलॉजी कहते हैं। और जो साइंटिस्ट इसमें ये काम करता है तो उसको हम आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। बात समझ आई? और ये आर्कियोलॉजिस्ट का काम होता है एक्सकेवेशन करना। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? एक्सकेवेशन का मतलब होता है डिगिंग अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ, और वहां पुराने जमाने की चीजें हमें मिलती है, और जब वो उनको देखते हैं फिर उन पर स्टडी करते हैं, और वहां से निकलता क्या है? मुख्तलिफ टूल्स निकलते हैं, मुख्तलिफ वेपन्स निकलते हैं, पॉट्स निकलते हैं, या उस जमाने की पैन्स निकलती हैं, मुख्तलिफ कढ़ाइयाँ निकलेंगी, देगें निकलेंगी, ऑर्नामेंट्स निकलेंगे, कॉइन्स निकलेंगे। समझ रहे हैं? बहुत सारी चीजों का वहां पर भी आपने वहां ये एक गड़ा है, और इसके अलावा कॉइन्स, ये राइट साइड में कॉइन्स बनाए हुए हैं, उनकी फोटो है। ये पुराने कॉइन्स की तस्वीरें हैं, ये आप देख सकते हैं इसमें। और इन ऑब्जेक्ट्स को हम देखते हैं, ये मुख्तलिफ चीज़ों से बनी हुई है। दे वर मेड ऑफ स्टोन्स, दे वर मेड ऑफ बोन्स, बेक्ड क्ले और मेटल, ये सारी चीज़ें हैं। समझ रहे हैं? और जो ऑब्जेक्ट्स उस ज़माने की हमें मिलती है, ज़्यादातर वो जो है वो हैंडमेड होते थे। क्या होते थे? हैंडमेड। और ये ऐसे सबस्टेंस से बनाए जाते थे जो इम्पेरिशेबल है, तभी तो हमें मिले हैं, यानी हार्ड मेटल से बनाए जाते थे। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी भी थी जो पेरिश भी हो गई। मिसाल के तौर पर घास फूस की चीजें, लकड़ी की चीजें, वो तो वक्त के साथ साथ खत्म हो गई। लेकिन कुछ चीजें हमें उनमें से भी मिलती है। और किस तरह से मिलती है कि जो मिसाल के तौर पर बोन्स अभी पूरी गली सड़ी नहीं है, वो हमें मिल सकती है। ये आर्कियोलॉजिस्ट उन बोन्स को भी, एनिमल्स के स्केलेटन, पूरे के पूरे स्केलेटन मिलते हैं हमें बर्फानी इलाकों से, जो सरद इलाके हैं, या बर्ड्स, फिशेस, उनके वो जो है उनके स्केलेटन्स हमें मिलते हैं। और
इस तरह से उनको पता चलता है कि अगर किसी इलाके में उनको बोन्स काफ़ी मिल गई तो वो समझते हैं कि किन किन जानवरों को ये पालते थे या किन किन जानवरों का इस्तेमाल करते थे एज फूड। समझ रहे हैं? तो ये आर्कियोलॉजिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा हो। और प्लांट रिमेन्स बहुत कम हमारे पास, पुराने ज़माने के बहुत कम, लेकिन मिलते हैं कुछ कहीं पर सीड्स ग्रेन्स पुराने ज़माने की भी मिली हैं इन्हीं जो पॉट्स में, पुराने ज़माने के पॉट्स में। मिसाल के तौर पर कहीं आग लग गई तो अब चार्ड फॉर्म में हमें मिलते हैं। चार्ड फॉर्म का क्या होता है? यानी जो आधी जली हुई चीज़ें होती है, पूरी जली नहीं है, और जब वो आधी जलती है तो स्मोक की वजह से वो ख़राब नहीं होती है। फिर ये हम जानते हैं कि जो कोई चीज़ अध जला होता है तो फिर वो उसको कीड़े नहीं लगते हैं, तो इस वजह से वो चार्ड फॉर्म में हमें मिलते हैं, ये वो सर्वाइव करते हैं। तो अब एक सवाल है, क्या क्लोथ्स पुराने ज़माने के हमें मिल सकते हैं? पुराने ज़माने क्लोथ्स बहुत कम मिकदार में मिलते हैं, वेरी रेयर, बहुत कम, ज़्यादा नहीं। और हिस्टोरियन जो है ये वो स्कॉलर्स होते हैं जो बेसिक सोर्सेज को, आर्कियोलॉजिस्ट होता है जो एक्सकैवेशन जो भी फाइंडिंग होती है वो उनको देखते हैं, उनको स्टडी करते हैं। फिर हिस्टोरियन कौन होता है? हिस्टोरियन उनके जो उनकी जो स्टडीज होते हैं उसका इस्तेमाल करके फिर उसको एक सोर्स बना के फिर वो डेवलप करता है वही नई हिस्ट्री, वो फिर लिखता है। समझ रहे हैं? जो मैन्युस्क्रिप्ट्स में लिखा हुआ है, इनस्क्रिप्शंस में लिखा हुआ है, आर्कियोलॉजी वाले जो कहते हैं, उस सब को वो जोड़ के हमें नई नहीं बल्कि जो उसने इंफॉर्मेशन हासिल की उसके एतबार से एक नई इंफॉर्मेशन हमें देता है। हालांकि वो इंफॉर्मेशन पुरानी होती है, नए से मतलब ये नहीं कि वो खुद से गढ़ता है। बात समझ आई? तो वो इन सारी बातों को जोड़ के पुरानी हिस्ट्री को तैयार करते हैं, उसको हिस्टोरियन कहते हैं। सो देयर इज अ डिफरेंस कि कोई शख्स आर्कियोलॉजिस्ट है, इसका मतलब है वो पुरानी फाइंडिंग्स जो भी हैं, जो डिगिंग से, एक्सकैवेशन से हमें हासिल होता है, वो उसका माहिर है। लेकिन वो हिस्ट्री लिखने वाला नहीं है। हिस्ट्री लिखने वाले को हिस्टोरियन कहते हैं। हिस्टोरियन क्या इस्तेमाल करता है? हिस्टोरियन मैन्युस्क्रिप्ट्स का इस्तेमाल करता है, हिस्टोरियन इनस्क्रिप्शंस का इस्तेमाल, और जो आर्कियोलॉजी से मिलने वाले आर्टिफैक्ट्स हैं उनका इस्तेमाल करता है। और इसके अलावा मॉन्यूमेंट्स से जो मालूमात हमें हासिल होती है उसका इस्तेमाल करते हैं। समझ आई बात? और चूंकि जब इस तरह की बात होती है, अब आप हिस्टोरियंस के बारे में आप अच्छी तरह से दिमाग में रखना कि मान लीजिए कि कहीं पर कोई नई चीज हमने फाइंड आउट कर दी और फिर उसने आर्कियोलॉजिस्ट ने उस पर स्टडी की और बहुत सारी नई बातें वहां से दरियाफ्त हो गई। अब ये एक एडवेंचरस जॉब है, एक मतलब मजेदार, मतलब एक, और हिस्टोरियंस फिर डिटेक्टिव की तरह इस पर काम करता है। समझ रहे हैं? तो वो एक डिटेक्टिव, क्योंकि वो रिकॉन्स्ट्रक्ट करता है, हर कड़ी को दूसरे से मिलाने की कोशिश करता है, तो इस तरह से वो नई कहानी लेके हमारे पास आ जाता है। तो ये ऐसे नहीं होता है कि मैंने एक उसमें इंट्रोडक्टरी लेसन में भी कहा था कि ये नहीं है कि डाउनलोड किया तो हो गई हिस्ट्री। नहीं, उसने बहुत काम करना होता है और वो दे देन वर्क ऑन क्लूज। उनको एक क्लू, एक इशारा एक जगह से मिलता है, जैसे डिटेक्टिव करता है, दूसरी जगह से मिलता है, फिर वो इन सारी कड़ियों को मिला के कंक्लूजन तक पहुंचता है। फिर डिटेक्टिव जो है क्रिमिनल को पकड़ता है, और यहां पर हिस्टोरियन क्या कर रहा है? नई हिस्ट्री लेके हमारे पास पहुंच जाता है। समझ आई बात? और यहां पर आपको वो भी हिस्ट्री में जो मैंने आपको बताया था, क्या अब एक ही, अब आप हमेशा सोचेगी कि पास्ट हमारा एक ही था या बहुत सारे पास्ट्स थे? बहुत सारे पास्ट्स हमारे पास थे। दैट इज वाई कि बुक का नाम हमारा पास्ट्स है, क्योंकि डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल्स लिव्ड एट डिफरेंट टाइम्स इन डिफरेंट कंडीशंस, और उनकी अलग अलग अपनी अपनी कहानियां हैं, उनका अलग अलग पास्ट हर एक का है। दैट इज वाई बुक इज रेफर्ड टू एज आवर पास्ट। बात समझ आई? और यहां पर अगर हम देखेंगे कि मुख्तलिफ लोगों की जब हम बात करेंगे, उनमें हमें हर्डर्स मिलते हैं, फार्मर्स मिलते हैं, या किंग्स और क्वींस मिलते हैं, एक दूसरे से अलग अलग लोग, उनकी भी अलग कहानियां। समझ आई? मर्चेंट्स डिफरेंट है क्राफ्ट्स पर्सन से, आम लोग डिफरेंट है बादशाहों से। समझ आई बात? इवन ये आज भी उसी तरह ट्रू है। क्यों? क्योंकि आज भी सारे लोग एक जैसे नहीं है। आज भी जो रिकॉर्ड हिस्ट्री होती है बहुत सारी रिकॉर्ड में नहीं आती है। जो आम लोगों की जिंदगी है, हो सकता है जो हमारी पर्सनल लाइफ, मिसाल के तौर पर हम अपने घर की कहानी बताएंगे, तो हमारी जो पर्सनल हिस्ट्री है क्या कहीं पर होगी उसमें दुनिया में? यह तभी मुमकिन है कि अगर आपने कोई डायरी लिख ली और उसमें आपने सारे रिकॉर्ड्स जो है लिखे, फिर किसी जमाने में वो डायरी किसी को मिल गई, फिर उसने हिस्ट्री में डाल दिया कि फलानी जगह पर इस तरह होता था। बात समझ आई? तो ये सारी बातें जो है आम लोगों से हटकर होती है। हिस्ट्री कुछ मेन चीजों को फोकस करती है। क्लियर?
और अगर आज भी आप देखोगे कि मतलब जो इंसानों के अलग अलग जो जोग्राफिकल एरियाज़ में हम देखते हैं, मिसाल के तौर पर अगर हम इंडिया के अंडमान और निकोबार आइलैंड्स की बात ले लेंगे, वहाँ पर अभी भी लोग उसी हाल में हैं जिस तरह पुराने ज़माने में हुआ करते थे। जिनकी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, एंशंट लोगों की हिस्ट्री, आजकल भी अंडमान आइलैंड में ऐसे ग्रुप्स रहते हैं जो फिशिंग करते हैं, हंटिंग करते हैं और फूड गैदरिंग करते हैं। बात समझ आई? यानी उनकी हिस्ट्री तो अभी हमारे हिसाब से अभी शुरू ही नहीं हुई है। बात समझ आई? तो इस तरह से हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमेशा हर एक का पास्ट जो है उनका एक जैसा था, या उन लोगों का पास्ट अगर आप देखेंगे जो सिटीज में रहते हैं और उन लोगों का पास्ट जो है जो विलेज में रहते थे, उनके फूड हैबिट्स, उनके ड्रेस, उनका हर चीज में डिफरेंस आपको नजर आएगी। जब हर चीज में डिफरेंस है, इसका मतलब पास्ट भी अलग अलग है, पास्ट भी अलग अलग है। और इसके अलावा भी एक और डिफरेंस है, एक और डिफरेंस, वो बड़ी डिफरेंस ये है कि शायद मैंने ये पॉइंट कहीं पर बीच में कहा भी कि बादशाह जो है वो अपनी हिस्ट्री को रिकॉर्ड करवाते थे। आम लोगों की हिस्ट्री जो है उनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता था। खासकर बादशाह लोग जो है वो अपनी कामयाबियों का डंडोरा पीटते थे, उसके लिए लिखवाते थे। हालांकि इन तिमो कुरुमुत्या आसन सुतेस्तिम लेखनावन पर, समझ रहे हैं, तो बड़ा चढ़ा कर वो बोला करते थे। लेकिन अगर हम देखेंगे हंटर्स की, फिशिंग फोकस जो होते थे, जो गार्ड हंस बना, तिहंस कहानी कुछ ले कोई नहीं लिखेगा। फूड गैदरर्स की, फार्मर्स की, हर्डर्स की, तो उनका रिकॉर्ड कोई रखता नहीं था, बादशाहों का रिकॉर्ड। इसी वजह से हम पुरानी हिस्ट्री में ज्यादातर किनका सुनते हैं? बादशाहों का सुनते हैं। लेकिन आर्कियोलॉजी हमें हेल्प करती है। आर्कियोलॉजी किसकी नहीं है? ये बादशाह की नहीं। मैन्युस्क्रिप्ट, इनस्क्रिप्शन हो सकते हैं, लेकिन आर्कियोलॉजी यहां पर हमारे लिए आती है। तो हमें अगर आम लोगों के बारे में ज्यादा जानने की जरूरत है तो हम ज्यादा डिपेंड किस पर करेंगे? आर्टिफैक्ट्स पर करेंगे, क्योंकि ये सबसे ज्यादा उन रिमेन्स की बात करते हैं जो आम लोगों के छोड़े हुए हैं, पीछे छोड़े हुए हैं। तो इस वजह से वहां पर अगर हम आम जिंदगी की बात करेंगे तो हमें आम लोगों की आर्कियोलॉजी, अब चूंकि अभी तक जब हमने यहां पढ़ा तो इसमें मैंने डेट्स का, अभी लास्ट में वेन है इसका, तो डेट्स की हमने बात पढ़ी। लेकिन हमने कहा 8000 साल पहले, 4700 साल पहले, फिर कहा 2500 साल पहले, फिर कहा कि ऋग्वेदास 3500 साल पहले। तो लेकिन हमने किसी खास पर्टिकुलर, जिस तरह आज हम कहते हैं कि आज जो है वो है 2023, तो इसमें ये किस तरह से हम गिनते हैं? सारे के सारे डेट्स जो है हमने अभी तक पढ़े वो हमने कैलकुलेटेड डेट्स पढ़े। क्या पढ़े? कैलकुलेटेड डेट्स। वो क्या होता है कि हमने कहा कि ये कितनी पुरानी कहानी है, लेकिन हिस्ट्री में इस तरह से नहीं मिलता है। हिस्ट्री में कुछ और होता है। हिस्ट्री में हमारी बातें होती है कि हम एक खास डेट, पर्टिकुलर डेट को मेंशन करते हैं और उसके सामने एक वो लगाते हैं, एक निशान लगाते हैं। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं 20 ये 500 BC में हुआ, और आज जो है, आज का डेट, फिर उसको हम क्या कहेंगे? जो हमने कहा 2023। ये जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड डेट है या मंथ है या ईयर है जो आज आप देखते हैं, ये ग्रिगोरियन कैलेंडर से लिया हुआ है और इसको हम कहते हैं एडी। क्या कहते हैं? एडी। एडी का मतलब ये क्रिश्चियन एरा कहलाता है। यानी जब हजरत ईसा, जिसको हम कहते हैं मुसलमान हजरत ईसा कहते हैं और अंग्रेज जो इसको जीसस क्राइस्ट कहते हैं, जो क्रिश्चियनिटी का जो ये क्रिश्चियन लोग हैं जो उसको फाउंडर मानते हैं, हालांकि हम मानते हैं कि वो प्रॉफिट है। तो ये इसका मतलब ये है कि जब वो पैदा हुआ, जब हम क्रिश्चियन एरा लिखते हैं, जो आज 2023 हम लिखते हैं, ये वहां से जो कैलकुलेट डेट हुआ, और उससे आने से पहले जो है उस डेट को हम BC कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट। यानी आफ्टर, आप इस तरह समझ लीजिए आफ्टर क्राइस्ट टाइम। हालांकि एडी का मतलब एनो डोमिनी होता है, उसको मैं इस वक्त नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन जो एडी हम लिखते हैं इसका मतलब है जीसस के बाद। जीसस के, इसका मतलब है जीसस को कितना टाइम फिर हो गया आज तक? 2023 साल। लेकिन अब अगर हम BC की बात करें तो उसको हम रिवर्स कैलकुलेट करते हैं। क्या करते हैं? रिवर्स कैलकुलेट, और उससे हम तारीखें बनाते हैं और उससे उन डेट्स को कैलकुलेट करते हैं। बात समझ आई? यानी जब आप आगे चलकर जब आप डेट्स को देखेंगी तो अगर बिफोर BC लिखा हुआ तो इट मीन्स बिफोर क्राइस्ट। तो आपको एड ऑन जब आपको वो करना है तो इसका मतलब है कि आपको रिवर्स कैलकुलेट करके उन सालों को भी जमा करना है AD के साथ। तो वो इतने साल हो गए फिर।
क्लियर बात समझ आई? तो ये आगे चलकर जब होगा तो उस वक्त मैं आपको बताऊंगा। अब चूंकि हमने काफी बात की किसकी, इंडिया की, हम इसको कंक्लूजन करेंगे। लेकिन ये इंस्क्रिप्शन जो हमें मिलती है ये सेवरल 100 years के मिलते हैं हमें, और दे कंटेन स्क्रिप्ट्स एंड लैंग्वेजेस आल्सो। अब ये मसला है कि हमने कोई पुराना मानसस्क्रिप्ट ले लिया या पुराना कोई इंस्क्रिप्शन ले लिया तो इसका मतलब है काम हो गया, नहीं। उसका स्क्रिप्ट पहले पढ़ना आना चाहिए, फिर वो किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है ये आना चाहिए। और इसके लिए बड़ा जरूरी है कि स्क्रिप्ट्स और लैंग्वेजेस ये हमेशा एक जैसे नहीं रहे हैं। इंसानों की जिंदगी में तब्दीलियां आ गई है। एक जमाने में संस्कृत हुआ करता था, आज ये रेयर है, समझ रहे हैं। और एक जमाने में जो इवन हमारा जो कश्मीरी है, जो पुराना कश्मीरी, अगर हम ललदत के जमाने का कश्मीरी हम देखेंगे, वो आज के कश्मीरी से बिल्कुल बिल्कुल अलग है, बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो होता क्या है, एक तो लिखने का तरीका जिसको हम स्क्रिप्ट बोलते हैं, दूसरा है बोलने का तरीका जो लैंग्वेज जिसको हम बोलते हैं। ये दोनों चीजें जो है बदलती रहती है। जब हम हजारों साल पहले स्क्रिप्ट्स की बात करेंगे तो अब हम किस तरह से पढ़ेंगे? लिहाजा स्कॉलर्स को अंडरस्टैंड, हिस्टोरियंस को यहां पर भी परेशानी होती है। उनको एक खास काम करना पड़ता है, उनको उस पुराने मानसस्क्रिप्ट को या उस पुराने इंस्क्रिप्शंस को उनको डिसिफर करना पड़ता है। डिसिफर करने का मतलब होता है वो डिकोड इसको करते हैं, उसको समझते हैं क्या लिखा हुआ है। मिसाल के तौर पे यहां एक स्टोरी आपको लिखी हुई है, इजिप्शियन या अफ्रीका में हमें जो मिला है वहां पर वो एक दिया हुआ है। तो इसको डिसिफर करने के लिए ये 5000 साल पुराना जो है रिका, ये रोसेटा एक जगह है नॉर्थ कोस्ट ऑफ इजिप्ट में। तो ये रोसेटा में एक इनस्क्राइब्ड स्टोन हमें मिला जिसमें इंस्क्रिप्शन 3 लैंग्वेजेस में मिले। यहां से डिसिफरमेंट की कहानी स्टार्ट होती है। तो 3 लैंग्वेजेस कौन कौन सी? एक ग्रीक यूनानी जबान और दूसरे 2 अलग अलग फॉर्म्स इजिप्शियन के 2 अलग फॉर्म्स। जो इजिप्ट के लोग जो उस जमाने में लिखते थे उनकी जुबान को हेरोग्लिफिक्स कहते हैं। क्योंकि ये जुबान नहीं है, आप देखते हैं वहां तस्वीरें बनी हुई है, लेकिन हर तस्वीर एक लेटर को, ग्रीक लेटर को रिप्रेजेंट करती है। मिसाल के तौर पे इसमें लाइन आप देखोगे तो लाइन जो है वो एल को रिप्रेजेंट करता है, देख रहे हैं। तो स्कॉलर्स जो है जो ग्रीक, उन्होंने दे फिगर आउट द नेम्स ऑफ किंग्स एंड क्वीन्स। उन्होंने इन लेटर्स को जो है डिकोड किया। ये खास एक जिसको हम कहते हैं कारतूश, यानी एक कारतूश में ये लिखा हुआ है, एक्चुअली एक कार्ड ही बने। कारतूश अंग्रेजी में कार्ड को बोलते हैं। यानी इस तरह की वो पुराने जमाने के वो बादशाह जो होते थे अपना नाम वगैरह तख्ती पर लिखाते थे, उसको कारतूश कहते थे। क्या कहते थे? कारतूश, CARTOUCHE, कारतूश इसको पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? यानी एक कार्ड की तरह ये हमें लिख के, और यहां से उन्होंने बादशाहों का नाम पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया? बादशाहों का नाम, और इजिप्शियन जबान में, हालांकि वो हेरोग्लिफिक्स में लिखा हुआ है। बहुत सारी बातें जो है जो मैंने आपसे की, इनको समझना जो है ये एक ही सिटिंग में पॉसिबल नहीं है। दैट्स व्हाई आई एम रिकॉर्डिंग। तो आप इसको बाद में और बाकी लोगों के लिए भी है, और इस तरह से जो है बहुत कम हम डिटेल लेसन सुनते हैं हिस्ट्री के बारे में। तो अगर आपको वाकई इसमें काफी दिलचस्पी है या दिलचस्पी बढ़ानी है तो बहुत दफा आपको ये रिवाइज ये चीजें करनी पड़ेंगी और आपके दिमाग में ये सारी बातें आएंगी। और फिर जब ग्रीक्स ने जब ग्रीक अल्फाज को जब उन्होंने ये इसको इजिप्शियन साइंस के साथ साइड बाय साइड रखा तो उन्होंने इनकी साउंड्स को आइडेंटिफाई किया और उसको पढ़ लिया। जैसे मैंने आपको बताया कि लाइन स्टूड फॉर एल, बर्ड स्टूड फॉर ए, समझ रहे हैं, इस तरह से। और जब उन्होंने लेटर्स को डिस्कवर किया तो उन्होंने इंस्क्रिप्शन को पढ़ लिया, तो ये फिर आसान हो जाता है, समझ रहे हैं। हालांकि इसमें भी मसला ये होता है कि कभी कभार हम इसमें भी गलतियां करते हैं, लेकिन जब कोशिश इंसान करता है, इससे ये पता चल, जब कोशिश इंसान करता है तो बहुत कुछ मुमकिन है। तो आई होप आपने इसको एंजॉय किया होगा लेसन को। तो ये लेसन आप दो मरतबा, 3 मरतबा, और एक भी पॉइंट मैंने जो आपके टेक्स्ट में, सारा टेक्स्ट मैंने पढ़ के असल में आपको सुनाया, समझ रहे हैं। ये पूरी की पूरी कहानी मैंने आपको, पहले लेसन की एक लाइन भी मैंने नहीं छोड़ी। इसको दोबारा देख लेना, दोबारा पढ़ लेना। थैंक्स अ लॉट। तो आज के लिए इतना ही काफी है।